गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आई होप। तैयारी करते रहिएगा। एग्जाम्स काफ़ी हैं, नज़दीक हैं, नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, कई सर्विसेज आने वाली हैं और तैयारी अपनी जारी रखें गाइस, ठीक है। इस दुनिया में तैयारी करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है, इसलिए अपने आप को अपडेट करते रहिएगा हर चीज़ से, हर नॉलेज से। हम यहाँ डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि टाइम बचे। मैं उस चीज़ को आपको समझा दूंगा। मैक्सिमम जो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम में कुछ जिसमें हमारे इंपोर्टेंट बनते हैं परीक्षा के उपयोगी क्वेश्चंस। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं गाइस, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं करंट अफेयर्स का। तो याद रखें, आप तैयारी करते रहिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, ठीक है। जो एसएससी तैयारी कर रहा है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, साथ में प्रैक्टिस करें अपना, ठीक है। मॉक टेस्ट भी लगाएं। कोई भी एग्जाम किसी की तैयारी करे वो अपने प्रीवियस एग्जाम्स की तैयारी करे, मतलब प्रीवियस एग्जाम्स को पेपर को लेकर तैयारी करे, ताकि उसका पैटर्न पता चले, क्वेश्चंस कहाँ से क्या पूछे जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़े, जरूरी है, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा हुआ है, मोंगला पोर्ट अथॉरिटी एंड इंडिया कंसल्टिंग। अब ये इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट है, ये याद रखना, इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। मोंगला पोर्ट अथॉरिटी एंड इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड दोनों मिलकर, मतलब इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट कंपनी जो है सहयोग कर रही है किसको, मोंगला पोर्ट को डेवलप करने में। और मोंगला पोर्ट डेवलप करने में तो कर रहा है, तो लेकिन ये कहाँ कर रहा है, तो बांग्लादेश में आएगा। याद रखना, बांग्लादेश में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है मोंगला प्रोजेक्ट, उस पर हमारी इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट काम कर रही है, मोंगला पोर्ट अथॉरिटी। आपसे स्टैटिक भी पूछा सकता है कि मोंगला पोर्ट कहाँ का है, या करंट भी डिस्कस किया सकता है मोंगला पोर्ट पर कौन सा देश सहयोग कर रहा है, तो आप इंडिया लिख सकते हो। साथ में इंडिया की कंपनी है इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट, जो सपोर्ट कर रही है बांग्लादेश को। तो ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की जो पीएम है वो है शेख हसीना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो ये भी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, शेख हसीना याद रखना है, ठीक है। शेख हसीना। और बांग्लादेश कब बना, 1971 में बना था, याद रखना है, ठीक है। पहले जो पीएम थे वो जिया उर रहमान थे, याद रखना। पहले इसका नाम था ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद फिर क्या बना, ईस्ट बंगाल बना। ईस्ट बंगाल से क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। ईस्ट बंगाल से क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। बांग्लादेश की बाउंड्री 4096 किलोमीटर है इंडिया के साथ लगी हुई, मतलब लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर कर रहा है बांग्लादेश इंडिया के साथ। कई सारे पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर जिया रहमान, इन्हीं के फादर थे शेख हसीना के। कब बना हमारा बांग्लादेश, 1971 में, इंदिरा गांधी के समय पर। पहले क्या था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, फिर ये किसे बना, क्या बना दिया गया, ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल से किस में तब्दील कर दिया गया, बांग्लादेश में कर दिया गया, ठीक है गाइस, याद रखना है। अब नेक्स्ट है नया ईयर नया संकल्प। अब नया ईयर नया संकल्प ये एक थीम है, ठीक है, एक कैलेंडर की थीम है, ये कैलेंडर की थीम है, जिसको इनॉग्रेशन किया था, इनॉग्रेशन बाई या उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन अनुराग ठाकुर के द्वारा, अनुराग ठाकुर, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर इस समय, और साथ में स्पोर्ट मिनिस्टर भी है अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कैलेंडर की थीम जारी की थी, नया कैलेंडर नया संकल्प थीम जारी की थी इन्होंने जनवरी में ही, ठीक है। जो पिछली मतलब अभी जो जनवरी निकला है, ऐसा नहीं है कि वो जनवरी, ये क्वेश्चन में सारे के सारे आपके जनवरी 2023 से लेकर जो क्वेश्चन बन रहे हैं इंपोर्टेंट वो लेके आया हूँ, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो कैलेंडर थीम जारी की थी, उद्घाटन किया था अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर पास मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट मिनिस्टर है इस समय, और साथ में ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इनके पास में, सूचना प्रसारण मंत्रालय और खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास में है। अनुराग ठाकुर ने एक काम और किया था, स्पोर्ट सेंटर भी बनाया था, स्पोर्ट सेंटर, वाटर स्पोर्ट सेंटर हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, इंपोर्टेंट रहता है हिमाचल प्रदेश में, और बिलोंग हिमाचल प्रदेश से ही करते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, फिट इंडिया हिट इंडिया, ये है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। तो उसका थीम फिट इंडिया हिट इंडिया, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे 2014 से मनाया जा रहा है। अगर देखा जाए कब से शुरुआत हुई है, 2014 से
इसकी शुरुआत की गई है और 2014 से लेकर लगातार अब हर वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। उस समय हमारे प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में थे, मतलब इस बारे में इसमें जो 2023 में जो मनाया गया है, शुरुआत 2014 में हुई थी। पीएम ने कहाँ पे मनाया? न्यूयॉर्क में मनाया था, याद रखना है, न्यूयॉर्क में मनाया था पीएम साहब ने, याद रखना है, ठीक है। बुश टोमेटो एक नई प्रजाति है, एक नई प्रजाति की खोज हुई है बुश टोमेटो, जिसका नाम है सोलानमन स्केलेरियम। ये है ऑस्ट्रेलिया की, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ने खोजी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंपोर्टेंट रहेंगे सारे के सारे। ऑस्ट्रेलिया ने खोजी है बुश टोमेटो एक नई प्रजाति जिसका नाम है सोलानम स्केलेरियम। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी खोज की है और ऑस्ट्रेलिया में ही हाल ही में आपको पता है वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने विनर है, 6 टाइम्स ये इस पोजीशन हेल्ड की है, ठीक है, वर्ल्ड कप। और इंडिया के वर्ल्ड कप से 3 बार पानी फेरा है इसने, याद रखना है। और T20 महिला में भी ये चैंपियनशिप रहा है, T20 में भी विनर रहा है, ठीक है। महिला में पूछा जाते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है सारी चीजें, मैं क्या बताऊंगा। T20 महिला विश्व कप में भी नंबर 1 पे रहा है ऑस्ट्रेलिया 2023 में वर्ल्ड कप में। और वर्ल्ड कप जो मेल का था, 6ठी बार वर्ल्ड कप अपने पास रखा है इसने, मतलब जीत हासिल करी। काफी अच्छे खेले वहाँ के क्रिकेटर्स, मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, देख लेना उस चीज पर। ग्रेट इनक्रेडिबल है, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की वैसे देखा जाए कैप्टन हुक ने खोज की थी, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैप्टन हुक था एक ब्रिटिशर्स, उसने खोज की थी। और ये ब्रिटिश डोमिनियन है, ब्रिटिश डोमिनियन है, इस समय भी ब्रिटिश डोमिनियन है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना, ब्रिटिश डोमिनियन है, अधिराज्य है अभी, पूरी तरह से इंडिपेंडेंस कंट्री नहीं है। मतलब अभी भी ऑस्ट्रेलिया का अगर प्रधानमंत्री बनता है तो शपथ कौन दिलाएगा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, या सॉरी ब्रिटेन के चार्ल्स जो हैं शपथ दिलाएंगे, इसलिए डोमिनियन है, अधिराज्य है अभी, मतलब ब्रिटेन का आधिपत्य है थोड़ा बहुत, ठीक है। पूरी तरह से इंडिपेंडेंसी नहीं है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। तो कैप्टन हुक थे जिन्होंने भारत को खोजना था लेकिन खोज लिया ऑस्ट्रेलिया को, याद रखना। ब्रिटिश डोमिनियन है ऑस्ट्रेलिया जो है, ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर है। ऑस्ट्रेलिया को हम थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री भी कहते हैं, ठीक है, थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री भी कह सकते हैं। लिखने का जगह नहीं तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिम्सन डेजर्ट भी है, ग्रेट सैंडी भी डेजर्ट भी है, ग्रेट विक्टोरिया भी है, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पर क्या है, गिब्सन भी है, तो ये यहाँ पर डेजर्ट है। डेजर्ट की वजह से क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री कहा जाता है, मतलब प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी रहता है, हीट वेव रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है, 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, कभी कभी क्रॉस भी कर जाता है, इसलिए जंगलों में आग भी लग जाती है, पशु पक्षी बहुत मारे जाते हैं। बहुत लंबी कहानी है, मैं तो बस बता दिया आपको, देख लीजिएगा। यू कियांग नगबाहा, एक ये यू कियांग नगबाहा जो है मेघालय के बहुत बड़े, मतलब एक तरह से लीडर हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, जिनकी 160वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ये है मेघालय में, याद रखना है, मेघालय की बात है, ठीक है। मेघालय में यू कियांग नगब की 160वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और मेघालय का डेवलप यू कियांग नगब के नेतृत्व में हुआ था। और मेघालय इस समय कह सकते हैं कि एक जगह है मासिन राम, ठीक है, मासिन राम सबको पता होगा। हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पर, हैवी रेनफॉल लगभग 1100 सेंटीमीटर का बारिश देखी जाती है। कारण क्या है? बे ऑफ पी, मतलब बंगाल की खाड़ी के द्वारा मान जो सबसे ज्यादा जो होता है वो इस तरह से मूवमेंट करता हुआ जाता है, बीओपी के पास में ही है ये, तो वहीं से निकलती हुई सारी विंड जाती हैं, तो मैक्सिमम मतलब हवाओं का रुख यहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है भारी बारिश हो जाती है, हैवी रेनफॉल होता है मासिन राम में। चेरापूंजी था पहले, मासिन राम हो गया, अब याद रखना है। ठीक है। एयर फिल्टर को कीटाणु से मुक्त कौन कर रहा है? आईएससी बेंगलुरु कर रहा है, याद रखना, आईएससी बेंगलुरु, आईआईएससी, ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु कर रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना, ग्रीन मतलब ग्रीन तकनीक के माध्यम से एयर फिल्टर को कीटाणु से मुक्त किया जाएगा।
और ये मुकाम IISc बेंगलुरु के साइंटिस्टों ने लिया है, मतलब वहाँ के विद्यार्थियों ने ये सारे काम अच्छे किए हैं कि एयर फिल्टर को कीटाणु से मुक्त किया जाएगा ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस है, बेंगलुरु में पड़ता है, ये याद रखना है, कर्नाटका में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को कई सारे निक नेम से हम पुकारते हैं, साइंस सिटी भी है, स्पेस सिटी भी है, और सिलिकॉन सिटी भी है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी है, IT कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बेंगलुरु के एक निक नेम से है। ठीक है गाइस, और कैपिटल है कर्नाटका की, काफी डेवलप रहता है अपने आप। नेक्स्ट है 25 मेगावाट कबेली B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी खोला। ये गाइस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है ये। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रोजेक्ट है, किसका है, ये नेपाल का है, नेपाल का है गाइस, याद रखना है। तो गाइस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नेपाल की बात चल रही है। ठीक है, ये दो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, नेपाल के अंदर डेवलप हुए हैं। यहाँ की PM है पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल 25 दिसंबर 2022 से ये सीट पर है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, पुष्प कमल दहल प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, नेपाल एक तरह से कह सकते हैं ग्रेट हिमालय में आता है, और मैक्सिमम चोटियां नेपाल में ही हैं, चाहे आपका धौलीगंगा हो चाहे आपका वो क्या कहते हैं मकालू हो, अन्नपूर्णा हो, माउंट एवरेस्ट हो। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की, वो आपके कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, याद रखना। धौलागिरी जो है, धौलागिरी चोटी भी है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है पूछ सकते हैं। 25 मेगावाट का कबेली B1 और लोअर मोदी खोला, ये दो प्रोजेक्ट हैं नेपाल के अंदर, यहाँ पर बिजली पैदा की जाएगी। नेक्स्ट है झुरी एंड बीजी तिलक इको पार्क। झुरी एंड बीजी तिलक इको पार्क MP में है, मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ठीक है, वैसे हम इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। और एरिया वाइज देखा जाए, जंगल का फॉरेस्ट में भी अच्छा रैंक है इसका एरिया वाइज में। वैसे मैं बताऊं फॉरेस्ट आपके कितने हैं, 21.7% फॉरेस्ट है। ट्री की बात करें तो 2.91 क्या है, ट्री है, ये ट्री है, ये पूछे जा सकते हैं। और ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट का डेटा बता दिया है, ये ट्री का डाटा बताया है मैंने, ये ट्री का अलग से डेटा है। ठीक है, ये फॉरेस्ट का डेटा है। तो एरिया वाइज में नंबर 1 है मध्य प्रदेश जो है। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्राइब मतलब ST वाला राज्य यही है। ST वाला राज्य भी कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई है, आपको पता है। मोहन यादव मुख्यमंत्री है यहाँ पर, पहले शिवराज सिंह चौहान थे, अब मोहन यादव को बनाया गया है। ठीक है, BJP सरकार आएगी यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, लिखने को तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ की फोक डांस क्या है, यहाँ की ट्राइब क्या है, तो इतना तो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि इतना तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले ही। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 26वां अंक है ये। और ये रिपोर्ट किसने तैयार की, किसने जारी की है, RBI ने, याद रखना, RBI ने जारी की है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 26वां अंक RBI ने जारी की है। ठीक है, RBI को आपको तो पता ही है 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था, 5 करोड़ रुपए के साथ, 5 करोड़ रुपए के साथ स्टार्ट किया गया था ये। ठीक है, याद रखना है। एक्ट कौन सा था, तो एक्ट ऑफ 1934 किया गया था। हेडक्वार्टर सबको पता ही है, बॉम्बे में है, इजी चीजें हैं ये तो। मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास है। अभी इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था लंदन में, याद रखना, लिख सकते हो आप। शक्तिकांत दास साहब को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था लंदन में और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल कोलकाता में है।
पूछे जाते हैं। एक प्रोजेक्ट है नेशनल गंगा काउंसिल का, जो कलकत्ता डेवलप कर रहा है, क्योंकि गंगा वहाँ पर एक हुगली नदी है, ठीक है, हुगली नदी है, तो हुगली नदी गंगा की सहायक है। वहीं पर नेशनल गंगा काउंसिल प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जो का एस्प्लेनेडे मेट्रो प्रोजेक्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपोर्टेंट है। मेट्रो प्रोजेक्ट 335 करोड़ के साथ शुरुआत की जा रही है, और ये प्रोजेक्ट कहाँ तैयार हो रहा है? हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी, मतलब बंगाल में ही पड़ रहा है ये। याद रखना, जो का एस्प्लेनेडे मेट्रो प्रोजेक्ट है 335 करोड़ रुपए की सहायता से न्यू जलपाईगुड़ी और हावड़ा, मतलब वेस्ट बंगाल में ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली में अब आई थिंक मुझे लगता है पूरी दिल्ली में मेट्रो बिक चुकी है, साथ में गुड़गांव आपका और यहाँ तक है रेवाड़ी तक का प्रोजेक्ट भी है। इधर मेरठ तक भी आपका देखिए निकल गया है प्रोजेक्ट रैपिड रेल के माध्यम से। इधर गाजियाबाद भी आ चुकी है, नोएडा भी आ चुकी है, ग्रेटर नोएडा तक भी जा चुकी है। तो एक तरह से पूरी तरह से एनसीआर प्रोजेक्ट बन चुका है मेट्रो का, और जगह जगह जहां भी जा रहा है मतलब चल रहा है, सब कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है, चल ही रहा है। और वैसे देखा जाए कंस्ट्रक्शन माइनिंग से ही अर्थक्वेक करता है, और जो हॉट स्पॉट है पूरा दिल्ली एनसीआर, अर्थक्वेक के हिसाब से देखा जाए संवेदनशील एरिया है, फोर्थ जोन में आता है, मतलब डेंजरस पोजीशन पर उत्खनन और खनन चल रहा है, मतलब माइनिंग और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो हम मतलब एक प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करके हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति आपदा को हम लोग मतलब अनदेखा कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। गॉड फॉरबिड, डिपेंड ऑन गॉड, क्या है क्या नहीं है, लेकिन लोग को अपना काम करना चाहिए, बेसिक तरीके से प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए। इतना सारा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, क्या होगा, क्या क्या चाहता है इंसान? तो बहुत सारी चीजें हैं, इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली। साथ साथ बर्नची शक्तिगढ़ प्रोजेक्ट है, वो भी 405 करोड़ रुपए से डेवलप किया जा रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट है, बंगाल के अंदर ही है। एंड निमिता फरक्का प्रोजेक्ट है, 254 करोड़ रुपए उस पर भी खर्च किया जा रहा है। यहाँ तक कि ढाका में भी पहली बार, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी पहली बार मेट्रो प्रोजेक्ट लाना मतलब लाई है जापान सरकार। जापान उस प्रोजेक्ट को जो उसने खुद बनाया है, वो जगह जगह जो अनडेवलप हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको देने की तैयारी कर रहा है। वो भी मुनाफा कमाए, वो भी इंटरेस्ट कमाए, क्योंकि जापान इस चीज़ में नंबर 1 है। काफ़ी सारी चीज़ें जापान की अच्छी हैं, जो कई सारे देश फॉलो कर रहे हैं जापान की टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत पॉइंट आपके हो गए हैं, करते चले जाना है, रीड करते ना है, पढ़ना है, लिखना भी, जो भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है, 12 क्वेश्चन है, आरटीआई में सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है? मैं बता देता हूँ। राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, 2005 में आया था राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार सबको पाने का तो अधिकार है। अगर आपका कोई काम नहीं होता तो आप डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा सकते हैं। ऑफलाइन लगाएंगे तो कुछ मतलब डाक टिकट लगाकर आप ले सकते हो, ऑनलाइन पे भी कुछ पेमेंट जाता है, लेकिन वो आपकी सुनवाई विद इन 1 मंथ के अंदर कर देते हैं, ठीक है। मतलब जहां परेशानी है, सरकार ने एक पोर्टल खोल रखा है आरटीआई का, लेकिन मैक्सिमम आरटीआई का जवाब नहीं आता है। अब इस पर सरकार क्या करेगी? कई सारी आरटीआई फिल होती है, डेली आरटीआई फिल होती है, हजारों में आरटीआई जाती है, जिनमें सबसे खराब प्रदर्शन किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार में कई सारे लोगों ने आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा सरकार से, लेकिन सरकार ने उनका जवाब ना दिया। मतलब कह सकते हैं कि भाई आरटीआई में सबसे खराब पोजीशन तमिलनाडु की इस वक्त है, जो भी है 2023 का ही डेटा है, तमिलनाडु में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या इस पे एक्शन होता है, क्योंकि एक्शन तो होता है। सरकार ने यह भी दिया है क्योंकि ये आरटीआई केंद्र के विषय में सूचने में आता है, इंफॉर्मेशन में आता है, इंफॉर्मेशन सीआईसी के उसमें आता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आता है। तो सेंट्रल देखेगी क्यों ऐसा हुआ है, क्या मतलब तमिलनाडु गलत काम कर रहा है, उस हिसाब से तमिलनाडु सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगी, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ अवार्ड। अब लेटर ऑफ अवार्ड क्यों दिया गया है? एक एक्चुअली 255 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया गया है कर्नाटका में। अब इस प्रोजेक्ट में वही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, बिजली बनाई जाएगी, जल के माध्यम से बनाई जाएगी।
तो वहीं पर एक लेटर ऑफ अवार्ड रिसीव दिया है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने, कांग्रेस की सरकार है, हाल ही विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में ही, तो कांग्रेस सरकार कर्नाटका ने लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त किया है किस व्यापक 255 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप प्रोजेक्ट में एक बहुत मुकाम उत्कृष्टता हासिल की है। अर्थात कर्नाटका के जितने भी लोकल या टाउन वाले हैं सिटीज में, वो हैप्पी मोमेंट में है इस प्रोजेक्ट को लेकर। इसलिए वहाँ के कुछ डेवलपर्स हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने लेटर ऑफ अवार्ड जो है उस प्रोजेक्ट को प्राप्त, मतलब एक तरह से हैंड ओवर कर दिया है। कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलुरु है, ठीक है, याद रखना है। ढाका में फर्स्ट मेट्रो रेल डिस्कस हो चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की पीएम मैंने बता दिया है, शेख हसीना जी हैं, ठीक है। पहली बार मेट्रो आ रहा है, जापान लेके आ रहा है। ढाका में इन्वेस्टमेंट प्लान है जापान का कि ढाका को भी, बांग्लादेश को भी और बांग्लादेश के जो छोटे मोटे शहर है उनको भी डेवलप किया जाए, कनेक्टिविटी बैठाई जाए। मेट्रो मतलब आवागमन मेट्रो से ही हो, जितना सस्ता टिकट यहाँ भी है वहाँ भी रखा जाएगा पब्लिक के हिसाब से, ठीक है। जितना भी प्रोजेक्ट काम कर रहा है जापान, वो एक क्वेश्चन इकोनॉमी आता है कि बताइए कोई कंट्री अगर यहाँ प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपना प्लान बता रही है, सब कुछ कर रही है, क्या वो जीडीपी जापान की काउंट होगी या फिर इंडिया में काउंट होगी इसकी? तो वो जीडीपी इंडिया में काउंट होगी, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम करके जा रहा है। शेयर पर या इंटरेस्ट पर जो भी कमीशन हो उस ब्याज पर जा रहा है। अब मेट्रो बनाई जापान ने, क्या वो सर पर रखे के ले गया? नहीं, यही चल रही है हमारे पास, हम इसको यूज कर रहे हैं। इसलिए उसकी जीडीपी, कोई भी कंट्री आती है इन्वेस्टमेंट करती है तो उसकी जीडीपी हमारे भारत में ही काउंट होगी। हम उनको अपना शेयर दे देते हैं, किस शेयर पर एग्रीमेंट होता है। याद रखें, जीडीपी भारत में ही काउंट होगी, ना कि उन देशों में काउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल फैमिली डे। और ग्लोबल फैमिली डे आपको पता ही है, मनाया जाता है 1 जनवरी को, ग्लोबल फैमिली डे। आपको पता है सितंबर में जब G20 हुआ था तो एक स्लोगन रखा गया था, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इसका पालन भी किसी देश ने नहीं किया। भारत की थीम थी, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, और ये एक स्लोगन नारा था कि हम एक परिवार हैं, एक भविष्य है पृथ्वी पर। लेकिन कोई भी कुछ भी, किसी के कान में जू तक नहीं गूंजी। और धुआंधार इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन, यूक्रेन और रशिया चली रहा था, चीन ताइवान, फिर जापान कोरिया, अजरबैजान अर्मेनिया, कई देश आपस में झुलस गए। हम लोगों ने प्रयास किया G20 को सफल बनाने के लिए। भारत में तो सफल हो गया, हम लोग सेटिस्फाइड हुए, लेकिन उसका विश्व में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया, क्योंकि आपस में कई देश झुलस गए और कई देश आपस में आज भी कन्फ्लिक्ट हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि ये मेरी धरती, वो मेरी धरती। ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं। बड़े बड़े देश कूद पड़े हैं और कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोया जा रहा है। कई सारे आरोप अमेरिका पे लगाए जाते हैं, फिर चीन पे लगाए जाते हैं, तो वो सारे आरोप मुझे लगता है सही हैं, क्योंकि अमेरिका अपने हथियार को बेचने का काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पर सप्लाई करता है और आपस में छोटे मोटे देशों को फाइट मतलब लड़वा देता है। ठीक है, हम लोग सही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारी भारत सरकार काम कर रही है। मैं मानता हूं कि 100% ठीक नहीं होता, कोई भी देश की सरकार 100% काम ठीक नहीं करती, लेकिन जो भी काम कर रही है फिलहाल 80% तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक हुआ है। 20% मानता हूँ कहीं प्रॉब्लम्स हुआ, पॉवर्टी नहीं ठीक हो पा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं चल रहा है, सेंसस पे काम नहीं चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो पेंडिंग में चल रही हैं। यहाँ तक कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पे भी काम ज्यादा नहीं चल रहा है। इसकी जीडीपी बहुत ही कम है गाइस। जितना ही मैंने सेक्टर बताया, इनकी जीडीपी अंडर 3 है। अब वो बताइए अंडर 3 में ये सारे काम हो रहे हैं। एक डॉक्टर हमारे पेशेंट पर है, 10,000 डॉक्टर पर एक डॉक्टर, 10,000 पेशेंट पे, सॉरी 10,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर वर्किंग में है। अगर देखा जाए ये काम है। अगर जुडिशरी की बात करें, 1 लाख केस पर एक वकील काम कर रहा है, सॉरी एक जज काम कर रहा है। सोचें तो इंसान के घर में परेशानी तो आएगी ही, क्यों नहीं आएगी। एजुकेशन बहुत हब है, हर गली मोहल्लों में कंपटीशन सेंटर्स हैं, स्कूल है, एकेडमी है, जगह जगह के इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं।
हम बच्चों को वहां लेवल पर डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं, क्या रोजगार मिल पाता है? क्या एम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं चल रहा है, पॉपुलेशन पे काम नहीं चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पब्लिक से रिलेटेड उस पर काम नहीं चल रहा है। तो वो सब एजुकेशन के हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काम ना के बराबर चल रहा है। इसी वजह से भारत में हर समस्या पैदा होती है और वो समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। फिर सरकार उस समस्या को खत्म कर देती है। सरकार फिर बड़े बड़े अफसरों को अवार्ड देती है, तुम्हें ब्रेव मेडल मिलता है, तुम्हें ये मेडल मिलता है, तुम्हें पुलिस मेडल मिलता है, तुम्हें ये पदक मिलता है। कानून सरकार एक ही है जो अपराध को जन्म देती है, फिर उसे खत्म भी करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। मैं तो बस एक छोटी सी व्यू दे रहा हूँ कि हमें काम करना है, एक परिवार के साथ रहकर काम करना है, एक फैमिली मेंबर की तरह काम करना है। फैमिली डे भी मनाया जा रहा है, 1 जनवरी को भी डिस्कस किया है, और एक स्लोगन भी था G20 का। G20 का एक वीडियो भी मैंने डाल रखा है, सारे कंटेंट मैंने बता रखे हैं उसमें। जो आपको चाहिए वो सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। जो भी बच्चे देखें, चाहे 50-60 देखें, बहुत है। और शेयर करो, चला करो, आपकी मर्जी है, लाइक करो ना करो, बस आप देखिए। अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो एक क्वेश्चन ही आपकी एक जिंदगी बदल देता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, कल एक ई या मेरस का पेपर था, लेक्चरर का पेपर था, सुनिएगा। अब उस लेक्चरर में कुछ आंसर की चेक हुई, आंसर की के हिसाब से वो बच्चा परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग था 40%। हिंदी में 10 में से 4 क्वेश्चन करना था, अंग्रेजी में भी 10 में से 4 क्वेश्चन, पेडागोजी थी, दोनों में क्वालिफाई करना था। अब वो बच्चा 40% क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाया वहां से। अगर वहां से क्वालिफाई होगा तभी वो आगे की कॉपी चेक होगी, वो आगे तभी एवेल्युएटेड हो पाएंगे। जो भी उसने किया हो, जीएस किया हो, रीजनिंग, मैथ किया हो, वो तभी चेक होगा जब वो पेडागोजी में पास ही होगा। अब उसके अंग्रेजी में 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 4 नहीं हो रहे। एक क्वेश्चन से उसका सारा पेपर खत्म, बेकार हो गया। तो ऐसे कैंडिडेट से बात हुई मेरी कल, हराश भी थे, इतनी मेहनत की, उम्र भी उनकी 30+ है। अब बताइए 30+ तक कंपटीशन बीट कर रहे हैं, 35 तक दे रहे हैं बच्चे। जब तक है जान काम करते रहेंगे। कैसे भी बच्चों को पाल रहा होगा बेचारा, कंपटीशन तैयारी कर रहा है, बीवी बच्चों को भी पाल रहा है। सोचो, अपनी गरीब माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, हर मुसीबत को झेलते हुए अपनी खुद की तैयारी भी कर रहा है, घर का राशन पानी भी लेके आ रहा है। तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो मुसीबत में अपने आप को बस मजबूत बनाए रखा है। लेकिन सरकार कुछ कर रही है क्या? वो खुद अपने लिए खुद बेचारा काम कर रहा है। और कुछ वैकेंसी में जैक पैक लग जाती है, जहां होती है वो अपना ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था, अपना काम हुआ और ले गए अपना सेटिंग करके। और जिनके पास नहीं है वो बेचारा 30-35 तक, 36-37-38 जो भी उम्र हो जाए वो धक्के खाता रहता है। फाइनली सिलेक्शन ना हो या हो, वो भगवान के हाथ में, मेहनत तो वो कर ही रहा है। तो ऐसे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। 20-22 साल के वो तो अभी ट्रायल ले रहे हैं, दे रहे हैं, उठेंगे, खड़े होंगे, बैठेंगे, झुकेंगे, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, ये सब चलता रहेगा उनके बीच में। नौकरी लेने का जो सही सा है वो एक वो होता है, स्टेज होता है। मैच्योरिटी कब आती है यंगस्टर्स के अंदर? ये मैं खुद आपको टिप्स बता रहा हूँ। मैच्योरिटी आती है आफ्टर 24, 25, 26, 24-25 साल के बाद पता चलता है कि यस, हमें जिंदगी को बनाना है। अभी तो 18 से 22-23 साल का जो गैप है ना, वो बच्चों का जो ड्यूरेशन है, वो एंजॉयमेंट की तरफ रहता है। उनको कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, समझ में नहीं आने का है। वो अपने माँ बाप की छोड़ो, टीचर तक नहीं मानते हैं, तो वो अपनी दुनिया में जी रहा है ना। वो एडोलसेंट की एज से निकलकर वो अपनी जिंदगी को जीना चाह रहा है, 2-4 साल फ्री होकर जिंदगी जीना चाहता है। जब उसको पता चलता है हाँ कुछ नहीं मिला, तब वो अपनी पढ़ाई पे लगता है कि यार कुछ नहीं है जिंदगी में, बेकार है, सब देख लिया, सब घूम लिया, सब मौज मस्ती कर ली, आशिकी भी कर ली, कुछ नहीं मिला, अब मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो तब वो 24-25 साल की एज में मैच्योर होता है। तब उसको पता चलता है परिवार की जिम्मेदारी क्या है और आसपास की जिम्मेदारी क्या है। तब सारे कैंडिडेट अपने मैच्योरिटी के हिसाब से तैयारी करते हैं। खैर जो भी हो, मैं तो बस एक छोटा सा आपको बताया है, हल्का सा टिप्स कि आप तैयारी पर लग जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा 18 से 22 साल का गैप जो है, मैं बस 80 से 90% बता रहा हूँ कि वो बच्चे डाइवर्ट रहते हैं, वो नहीं कर पाते।
10% है जो सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं अकॉर्डिंग पेरेंट और टीचर, वो आगे निकल जाते हैं 21-22 साल में ही। आप एसएससी रेलवे बैंक छोड़ो, वो आईएएस बन जाते हैं 21-22 साल में, क्योंकि इस 21 की तो एलिजिबिलिटी होती है आईएएस बनने में। ऐसे भी कैंडिडेट हैं 22 साल में आईपीएस है, आईएएस है, आईआरएस है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, रेलवे में अच्छे कमीशन पर जॉब है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में खुद अफसर हैं, समाज में अफसर बने हुए हैं, उनके पेरेंट के साथ साथ उनके रिलेशन भी अच्छे अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं जो गाइड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मैं तो आपको मैं बताऊं कि मैं क्यों नहीं जा रहा बड़े बड़े डिजिटल फॉर्म पर। कई सारे फोन आते हैं, सर आप आइए ऑनलाइन टीचिंग के लिए पढ़ाइए, लेकिन मेरा मन करता ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं सबसे ज़्यादा हमारा ऐड कीजिए, ऐड पर फोकस करो, बच्चों को बैठाओ, उनको बस बातें करो मैक्सिमम, उनको बिठाते रहो। कंटेंट है 1 घंटे का, और 1 घंटे कंटेंट को आपको 40 मिनट में खत्म करना है। 20 मिनट आप बस अपना प्रमोशन करो हमारे कोचिंग सेंटर्स का। तो मैं तो अपना बोर्ड पे ही पढ़ा लेता हूँ, जो समझ में आ रहा है आपको करते रहिएगा, नहीं आता कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए गाइस, आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तैयारी कीजिए। ठीक है, तैयारी करेंगे तो माइंड भी रिलैक्स में रहेगा और हैप्पी मूड बना रहेगा। ठीक, छोटा सा दिमाग है, 6000 आइडिया आते हैं, आपको पता है। 6000 में एक छोटा सा आइडिया नहीं आता एक दिन में हमें अच्छा सा, कि हम अच्छा अपने आप को बना सकें। अच्छा बनाने की कोशिश करें, जिंदगी आपके पास है, अनमोल है, लाइफ को स्टेबल करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।